नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ। यूरोप तो एक देश है और उसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब राष्ट्र के प्रति जो आपका क्या है, समर्थन है, भावना है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीतिक जगत का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले में एकता का वाहक बनाती है। मतलब एकता की भावना को बढ़ाती है। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति जो आपकी भावना है उसको जागृत करती है। और यही तो पाठ कहना भी चाह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए, राष्ट्रवाद की धारणा बीजारोपण, यूरोप के पुनः जागरण मतलब फिर से जागना, पुनः मतलब फिर से जागना। क्या इससे पहले लोग नहीं जागा था? नहीं, क्रांति के फलस्वरूप जागना काल में हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न रूप में यह 19वीं सदी में उन्नीत और आक्रामक रूप में सामने आया। यह इसका प्रतिफल कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में इसका प्रतिफल हुआ और यह 19वीं शताब्दी में उन्नत रूप हो गया। मतलब लोग बढ़ता है उसी तरह से ये क्या हुआ, बढ़ता चला गया। और राष्ट्र के प्रति जब भावनाएं बढ़ती हैं तो क्या होता है, राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए इसमें क्या हुआ, परिणाम और युगतकारी हो गया। मतलब एक नया परिवर्तन लाया। क्या लाया? एक नया परिवर्तन लाया। यहाँ देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई कब? तो फ्रांस की राजनीतिक के तत्पश्चात, मतलब फ्रांस में जो राजनीति हुआ उसका प्रभाव। हम कई बार बताते हैं या कहते भी हैं, जो एक युद्ध होगा उसका प्रभाव सारे देश में पड़ेगा। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई ना, उसी का प्रभाव यूरोप पर भी पड़ा था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक अभिजात वर्ग, दो वर्ग था उस समय, एगो उच्च वर्ग, एगो निम्न वर्ग। बाद में क्या हुआ, एगो और वर्ग आया, तो मध्यम वर्ग। ठीक है। तो अभिजात वर्ग के परिवेश से बाहर होकर अखबारों और सड़कों में सर्वधारण, मतलब वहाँ के जो आम आदमी थे वो वस्तुओं बनाई दिया गया। और यूरोप में राष्ट्र में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग की संदेश, मतलब नेपोलियन ने एक ऐसा राजा वहाँ पर समझो कि नेपोलियन जब भाषण देता था तो लोग सुनते थे, उनकी बातों पर अमल करते थे, सैकड़ों सैकड़ों की भीड़ आ जाती थी। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों में भौगोलिक नाम से परिधि से बाहर और उनके वास्तविक और राजनीतिक पूर्ण रूप में दिखाया कि जिससे इटली के जर्मनी में एकीकरण के मार्ग पर प्रस्तुत हुआ और उसी समय इटली का एकीकरण प्रारंभ हुआ। ठीक है। दूसरी तरफ नेपोलियन ने नीतियों के कारण फ्रांस के प्रभुत्व के आधिपत्य विरोधी और देशभक्ति के विक्षोभ हो गया और बहुत लोग उससे क्या हो गया, विक्षोभित हो गया। मतलब उसके जो काम था उससे संतुष्ट नहीं था। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियतना बनी। आपसे क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियतना। 1815 में एकत्र हुआ जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना। मतलब पुनः फिर से वही व्यवस्था, नेपोलियन जो काम कर रहा था वो व्यवस्था नहीं, अब फिर से पुरानी व्यवस्था को लाना, जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजय में अस्त व्यस्त कर दिया। और ये क्या हुआ, अस्त व्यस्त हो गया नेपोलियन। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको मानचित्र के बारे में भी दिखाया गया है, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को उल्लेख करने में असमर्थ है कि जनतंत्र, जनतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा जो व्यवस्था ला गई है उसको हम जनतंत्र कहते हैं। जहाँ क्या होगा, तो जनता मालिक होगी, वहाँ पर राजा नहीं होगा। जनतंत्र मतलब नहीं, लोकतंत्र एक तरह से। राष्ट्रवाद की नई शक्तियों के राजनीतिक निर्धारण के लिए उन तत्वों के रूप में उभरा। सन 1815 में वियतना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी ने की। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि चांसलर मेटरनी कौन सी सभा का सम्मेलन किया था? तो आप बोलना होगा वियतना सम्मेलन। ठीक है। वह घोर प्रतिक्रियावादी था। तो वो कौन था? तो घोर प्रतिक्रियावादी मतलब किसी चीज़ का प्रतिक्रिया देना, मतलब आप जो भी काम करें उस पर प्रतिक्रिया देना। ठीक है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों से मिलकर एक व्यवस्था जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति और संतुलन स्थापित करना था। मतलब सबों को मिलाकर एक शांति और संतुलन की स्थिति उत्पन्न करना था।
ठीक है, जिसे नेपोलियन ने युद्धों को समाप्त कर दिया था। गणतंत्र और प्रजातंत्र में फ्रांस की क्रांति का देन है कि उनका विरोध करना और पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। और पुरानी व्यवस्था को नया माने करना क्या था? मेटरनिक की व्यवस्था था। अतः वियतनाम सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और नेपोलियन का क्या हो गया? अंत हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। एक युग जब समाप्त होता है तो दूसरा युग का प्रारंभ होता है। इटली क्या करता है? इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उन राज्यों को विभाजित कर दिया। मतलब अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या किया? देश को टुकड़ों में बांट दिया मेटरनिक ने। ठीक है, सिली और नेपल्स के प्रदेश में बूम राजवंश के सम्राट फर्नांडिस को दे दिया। आपसे आता है क्वेश्चन कि बूम राजवंश के जो संस्थापक थे कौन थे? तो सम्राट फर्नांडिस। ठीक है, रोम के आसपास राज्य पोप को सौंप दिया गया और उस समय ना पोप सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, लोम्बार्डिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व कायम करके परमा, मॉडर्न, टर्कनी और प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ठीक है, तथा जेनेवा और स्वीडन प्यूमाउट के राज्य में शामिल कर दिया गया। जर्मनी में 39 रियासत थे। आपसे क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी में कितने रियासत थे? तो 39 रियासतों का संघ कायम किया जो प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा संभवतः प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरानी व्यवस्था का पुनः स्थापना किया और मेटरनिक ने क्या किया? तो पुरानी व्यवस्था को फिर से लाया। मतलब एक नई व्यवस्था जो मेटरनिक ने स्टार्ट की थी वो व्यवस्था खत्म करके पुरानी व्यवस्था। इस तरह से वियतनाम सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था स्थानीय साबित नहीं हुई और जल्द यूरोप में राष्ट्र की भावना का प्रसार हुआ जिससे यूरोप के सभी देश में प्रभावित हुआ और उससे ना सारे देश में एक क्रांति की लहर उठ गई। जब आप पुराना व्यवस्था पहले नया लेंगे फिर पुराना लेंगे तो लोग तो रुष्ट हो जाएगा ही। यही हुआ। फ्रांस ने वियतनाम के क्रांति के पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की और लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। किसको बना दिया? तो फ्रांस का राजा बना दिया। उसने फ्रांस के बदली हुई परिस्थितियों को समझे और फ्रांसीसी जनता का पुनर्पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित, माने प्रतिक्रियावादी और जो पुरानी व्यवस्था है उसके बीच क्या किया? मध्य व्यवस्था को क्या किया? अपनाने का कोशिश किया। ठीक है, आगे देखो, उसके लिए प्रयास किया और 2 जून 1814 में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा जारी की गई कि 1848 को फ्रांस में चांसलर चार्ल्स दसम को शासन में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया, जिसे हम 1830 की फ्रांस की क्रांति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ दे रहा है जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स दसम और निरंकुश मतलब राजा जब अपना काम अपने ढंग से नहीं करता तो वो निरंकुश कहलाता है। और प्रतिक्रियावादक शासक था। उसने फ्रांस के उभरती हुई राष्ट्रीयता और जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का कार्य किया। मतलब जो वहाँ के लोग थे ना, फ्रांस के लोग जो मतलब कि उनके विरुद्ध थे, वो कर रहे थे, तो उनको दबाने का कोशिश किया। उसने अपने प्रशासन और संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न किया। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पेगलिन को प्रधानमंत्री बनाएगा। किसको बनाएगा? तो पेगलिन को। पेगलिन ने पूर्व में लुई 18वें के साथ स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग, ठीक है, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। ठीक है, और इस तरह से उत्तरदायित्व का विभूषण किया और प्रयास। अब देखिए यहाँ पर जो अभिजात वर्ग है, ठीक है, तो अभिजात वर्ग मतलब उस समय जो 2 वर्ग में था, एगो उच्च वर्ग एगो निम्न वर्ग। अभिजात वर्ग की स्थापना में विशेष अधिकार की विभूति का प्रयास किया। इस कदम से उत्तरदायित्व चुनौतियों में षड्यंत्र रचा गया। सदन में दूसरे उत्तरदायित्व पेलेग्रिन के विरुद्ध में असंतोष प्रकट हुआ। चार्ल्स दसम को विरोध में प्रतिक्रिया हुआ और 25 जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश द्वारा उत्तरदायित्व को गला घोटने का प्रयास किया। आपसे कहेगा कि किस आदेश द्वारा जनादेश के गला घोटने का कोशिश किया गया? तो 15 जुलाई 1830 की अध्यादेश के द्वारा। ठीक है,
आगे देखिए, कराइन आदेशों के विरोध में पेरिस के क्रांति का दौर पहला और 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध परिणाम हुआ। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? अपने घर में जब युद्ध हो जाएगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गृह युद्ध। इससे ही जुलाई में 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और वहाँ से राजा क्या हो गया? भाग गया और दूसरे जगह कहाँ? तो इंग्लैंड में क्या लिया? शरण ले लिया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और इस प्रकार से क्या हुआ? बुर्बो राजवंश का पूरा जगह क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, फ्रांस में जुलाई 1830 में क्रांति के परिणामस्वरूप बुर्बो राजवंश की स्थापना ऑर्लियस वंश की गद्दी को सौंप दिया गया और फिर क्या हुआ? एक नया वंश जो था उसमें पहले से, उसी को राजा बना दिया गया। इस वंश के शासक में लुई फिलिप्स के उदारवादी और पत्रकारों के पेरिस में एक जनता का समर्थन प्राप्त करके सत्ता प्राप्त की। मतलब जनता के द्वारा जो आक्रोश था ना, उसको और पत्रकार सबको लेकर, मतलब सबों को मिलाकर एक क्या बनाए? सरकार बनाए। अतः उसकी नीति उत्तरवादियों के पक्ष में था, ये संवैधानिक गणतंत्र सम्मिलित रही। अब देखिए 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, आगे देखते हैं। 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या था? इस प्रकार जुलाई की क्रांति के बाद यह सूचांक हो कि देश में कट्टर राजसत्ता का प्रभाव कम हो गया और ये कट्टर राजसत्ता का ना प्रभाव कम हो गया। साथ में वास्तविक में मध्यम वर्ग, हम पहले ही बताए थे, दो वर्ग था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। बीच में एक नया वर्ग आया, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग। क्या बोलते हैं उसको? मध्यम वर्ग। लोक प्रभु सिद्धांतों की देन थी इन क्रांतियों में फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत पुनः जीवित हुआ, मतलब फिर से एक क्रांति का मतलब दौर आने लगा तथा यह वियतनाम कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया, जिसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। मतलब इसका जो प्रभाव पड़ा ना, इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा। कहाँ पड़ा? तो यूरोप में पड़ा, यूरोप में, और ये पूरे यूरोप में पड़ गया। ठीक है, इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा और राष्ट्रीयता के देशभक्ति की भावना को प्रस्फुट कर दिया। मतलब राष्ट्र के प्रति जो भावना थी वो फूट फूट कर आमने सामने आ गई। अब जब ये होगा तो क्या होगा देखिए, इस प्रकार से सभी यूरोपीय और राजनीतिक एकीकरण के संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग पर प्रस्तुत हुआ और सुधार के साथ राष्ट्र के विकास में मार्ग को आगे की ओर ले गया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, यूनान, पोलैंड के, हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता की भावना और वह राष्ट्रीयता की भावना को जन्म भी दिया। कह रहा है इस कारण से राष्ट्रीयता उकर के आगे चल गई और फ्रांस में लुई फिलिप्स के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई और फिर एक नया क्रांति आया, जिसको हम कौन क्रांति के नाम से जानते हैं? 1848 लुई फिलिप्स। आगे देखिए, लुई फिलिप्स एक उदारवादी शासक था, बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम योजना बनाई। मतलब एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है और एक वर्ग यहाँ है, तो ये तीनों वर्गों को क्या क्या खुश करने की कोशिश की। ठीक है, और मध्यम वर्ग की नीति का अवलंबन किया और 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लुई फिलिप्स ने क्या किया? तो गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वो क्या था? तो कट्टर प्रतिक्रियावादी। मतलब क्या? वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कट्टर था। मतलब देश के प्रति वो किसी भी तरह का संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। मतलब कोई भी सुधार नहीं हुआ, जो पुराना नीति चल रहा है वही नीति चलेगा। लुई फिलिप्स ने पूंजीपति वर्गों का साथ रखना पसंद किया, जिससे सरनामे कार्यों से रुचि हो गई और अपमत में भी उसके तरह पास नहीं हुआ और सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं हुआ। इस विरोध में विदेशियों के किसी भी तरह की सफलता नहीं हुई और यह शासनकाल देश में भूखमरी और बेरोजगारी को व्याप्त कर दिया। अब बताइए, कोई भी पुरानी व्यवस्था को फिर से ला देगा तो वहाँ पर तो जो लोग हैं वो क्या हो जाएगा? भूखे मरने लगेगा, बेरोजगार हो गया। इस तरह से इस वजह में गीजो को आलोचना होने लगी। अब गीजो को भी क्या लोग करने लगा? आलोचना करने लगा। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 में पेरिस में किलिंग के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। और क्या किया? विशाल भोज का, भोज माने जानते हैं भोजन का। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 24 फरवरी लुई फिलिप्स के गद्दी त्याग दी।
आपसे आएगा क्वेश्चन कि 24 फरवरी को किसने गद्दी त्यागी, तो कहिएगा लुई फिलिप्स ने, ठीक है। और तत्पश्चात त्याग दी और इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने स्वतंत्रता की घोषणा की और करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी जितने भी वर्ग थे उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। और गणतांत्रिक नेता मेटरनिक सुधारवादियों की नेता लुई ब्लॉक्स था, जो शीघ्र ही दोनों के मतभेद प्रारंभ हुआ और लुई नेपोलियन सम्राट का क्या बना? नेपोलियन सम्राट का क्या बन गया? फ्रांस का सम्राट बन गया। और सम्राट का मतलब होता है राजा। क्या होता है? सम्राट का मतलब होता है राजा। इस क्रांति में सिर्फ फ्रांस पुरान व्यवस्था का अंत हो गया, मतलब अब पुरानी जो व्यवस्था थी वो अब अंत हो चुका था। इटली और जर्मनी में ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड इस क्रांति में प्रभावित हुए। इटली के जर्मनी में उदारवादियों के बढ़े असंतोष के फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के राष्ट्र की जय राज्य की स्थापना की मांग की और आगे बढ़ाया। संवैधानिक लोकतंत्र का सिद्धांत आधारित हुआ और इस प्रकार से जो टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक करने के लिए अब संवैधानिक सिद्धांतों का सहारा लिया गया और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी तरह से इटली का एकीकरण अब प्रारंभ होगा। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में, ये जो घटनाएं थी हम लोग 18वीं से शताब्दी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम आ गए 19वीं शताब्दी में। प्रारंभ मात्र में भौगोलिक अभिव्यक्ति जहाँ कोई भी स्वतंत्र राज्य करते थे, जिसका कारण अलग भावना को इटली के राष्ट्रीयता की भावना के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ देखो चित्र में भी दिखाया गया। देखिए पहले एकीकरण के पूर्व, मतलब यहाँ देखिए और यहाँ आप देखिए एकीकरण जब हुआ तो, ठीक है, इसी को दर्शाया गया है। रूप में भौगोलिक समस्याओं के अलावा अन्य समस्याएं थी, जैसे जटिल ऑस्ट्रिया और फ्रांस में विदेशी राष्ट्रों के हस्तक्षेप। लेकिन यह पूर्णतः एकीकरण नहीं हुआ, उसमें अभी भी देशों का साथ था। किसका आधिपत्य था? किसका? तो जैसे इटली में ऑस्ट्रिया का, फ्रांस में विदेशी राष्ट्रों का, फ्रांस पर विदेशी लोगों का। अंत एकीकरण के इन विरोधों के असंभव ही कर दिया। उधर राजधानी में पोप का प्रभाव भी था और पोप सबसे बड़ा आदमी था। उस समय पोप से बड़ा कोई भी आदमी नहीं होता था। पोप की इच्छा से इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से, मतलब वो कह रहा था कि मेरे दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि राष्ट्र के द्वारा होना चाहिए। इस तरह से नेतृत्व में अलग भाव की प्रशासनिक विसंगतियों को मालूम पड़ा। ठीक है, परंतु इसके बीच 19वीं शताब्दी में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हुआ और फ्रांस में इटलियों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से पढ़ते हुए नेपोलियन के सैन्य अभियानों में इटली में पुनः जागरण और फिर से नया जागरण आया। जब इटली में एक नया जागरण आया तो क्या हुआ? देखिए, एकीकरण के प्रत्यक्ष रूप में परंतु योगदान महत्वपूर्ण था। इटली में विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्यों के गठन किया। कौन कौन? तो सिपाही गणराज, लुगिनियन और ट्राइम्पेंड। यह यातायात व्यवस्था में भी चुस्त एवं दुरुस्त था। इस तरह से इस क्षेत्र में शासन की अधीनता लाई गई। इन कारणों से यह जागृति नेपोलियन के पतन 1814 में पश्चात वियतनाम कांग्रेस, जो 1815 में इटली का पुराना रूप लेने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय हो गई। और यह एक राज्य का, जब इटली, देखिए बहुत सारे राज्यों में तो बटा हुआ था, लेकिन अगर धीरे धीरे एक राज्य को मिलाता जाएगा तो बढ़ता जाएगा और करते 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 इटली में ये हो गया।